बिहार लोक सेवा आयोग हेतु वैकल्पिक विषय के रूप में किस विषय का चयन करें और क्यों चयन करें। यदि हम आपसे कुछ प्रश्न पूछें और उसमें ये कहें कि एक ऐसा विषय चुनें, एक ऐसा विषय हो जो सिविल सेवा में भी उपयोगी हो, यानी यूपीएससी में, यूपी लोक सेवा आयोग में, जेपीएससी में, हरियाणा में, बंगाल पीसीएस में, सभी में उपयोगी हो। यानी हम एक ऐसे विषय का चयन करें या पढ़ें जो बंगाल में, हरियाणा में, झारखंड में, यूपी में, सिविल सेवा में, बिहार में, सब जगह उपयोगी हो। एक शर्त ये। दूसरी शर्त यह है कि वो विषय 3 माह में तैयार किया जा सके। 3 माह या मैक्सिमम अधिकतम 4 माह में वो जिसको तैयार किया जा सके। तैयार करने का मेरा अर्थ यह है कि उसको अच्छे तरीके से समझा जाए और लिख भी लिया जाए, यानी लिखने में, संप्रेषित होने में भी कोई समस्या न हो। और तीसरी शर्त यह है कि जिसमें 70% अंक भी आते हों, यानी 3-4 माह की तैयारी, सभी जगह उपयोगी, 70% अंक, और जब हम अधिकारी बनते हैं तो कार्य में, प्रशासन में और राजभाषा के रूप में भी वह उपयोगी हो। यानी आप यूपी में प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं, बिहार में एसडीएम बनते हैं, झारखंड में एसडीएम बनते हैं, तो आखिर किस भाषा में आप काम करेंगे? तो निश्चित रूप से वो हिंदी में काम करेंगे। यानी अभी तक हमने समझा कि एक ऐसा विषय जो हर जगह उपयोगी हो, एक ऐसा विषय जो 3-4 माह में तैयार हो सके, एक ऐसा विषय जो 70% अंक आसानी से दे देता हो और आगे चल करके राजभाषा और कार्य प्रशासन में भी जिसका उपयोग हो, और एक ऐसा विषय जो संप्रेषित होने में और आपके नेतृत्व क्षमता को बढ़ाए। जैसे मान लिया आप अधिकारी बनते हैं, 15 अगस्त को आपको झंडोत्तोलन करना है और आपको कुछ कहना है बच्चों के बीच में, लोगों के बीच में, ग्रामीण समाज के बीच में। उस दिन जो विषय आपके लिए जो उपयोगी है, जिस विषय में आपको सहारा मिल सकता है और जो संक्षिप्त भी हो, जिसका पाठ्यक्रम छोटा हो, जो विश्वसनीय भी हो और जो अंकदायी भी हो, और एक ऐसा विषय जिसको आप बचपन से लेकर के अभी तक सुनते समझते आए हो, यानी माँ की लोरी से लेकर के आज तक जिस विषय से सर्वाधिक परिचय रहा हो, सर्वाधिक संबंधित रहा हो या सर्वाधिक उपयोग आपने किया हो, वह विषय आपकी मातृभाषा है। यानी सभी शर्तों को जो पूरा करती है वह विषय क्या है? हिंदी साहित्य है। तो हिंदी साहित्य निसंदेह सभी लोक सेवा आयोग के लिए या सिविल सेवा के लिए एक लोकप्रिय विषय है, अंकदायी विषय है, विश्वसनीय है और साथ साथ 70% से अधिक अंक लाने में 3-4 माह की एक ईमानदार तैयारी यदि आप करते हैं तो कभी भी आपको धोखा नहीं देता यदि आपने ईमानदारी से तैयारी की है। यानी कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं मिल सकता जो कहे कि हमको अकस्मात और बिना किसी तर्क के, बिना किसी लॉजिक के हिंदी साहित्य में बहुत ही कम अंक मिल गया। तो आज हम लोग ऐसे ही विषय हिंदी साहित्य की चर्चा करेंगे। आज की चर्चा मुख्यतः बिहार लोक सेवा आयोग से संबंधित है और आप जानते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग में वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी साहित्य कितने अंक का है? 300 अंकों का है। 300 अंक का एक पेपर होता है। 300 अंक का जो एक पेपर होता है उसमें आपको कितना लाना है? 200 तो किसी भी कीमत पर लाना है। यानी 70% अंक, यानी 210 अंक, और 210 से ऊपर कई लोगों को 75% तक अंक आए, तो संभावनाएं इससे ज़्यादा भी हैं। यानी अगर 180 से भी कम लाते हैं, 60% से कम लाते हैं, तो मैं समझता हूं और मेरा जो अनुभव कहता है वह एक तरह का क्राइम है, एक तरह का गुनाह है। आप 180 से कम अंक बिल्कुल नहीं ला सकते और एक विश्वसनीय विषय के रूप में, एक विश्वसनीय अंकों के रूप में 200 प्लस लाना तो आपका दायित्व भी बनता है। हिंदी साहित्य की परीक्षा में जो 300 अंक का वैकल्पिक विषय है उसमें 12 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी खंड क में 6 प्रश्न और खंड ख में 6 प्रश्न, और इन 12 प्रश्नों में आपको लिखना है 6 प्रश्न। एक प्रश्न 50 अंक का होता है, यानी आपको कुल 3 घंटे में 6 प्रश्न, और एक प्रश्न कितने शब्दों में प्रबंधित होता है? यानी जब एक प्रश्न आप लिखेंगे तो ये ध्यान रखना है कि कम से कम 600 शब्दों में उसका उत्तर लिखना है। यानी
आपको लिखना है 6 प्रश्न, 50 अंक का एक प्रश्न और 600 शब्दों में लिखना है। और समय कितना लगना चाहिए? समय लगना चाहिए आधा घंटा यानी 30 मिनट। तो एक बार फिर से समझ लें, 30 मिनट, एक प्रश्न, 50 अंक, 600 शब्द। एक प्रश्न आपको 600 शब्दों में लिखना है और इसको कितने में लिखना है? 4 पेज में लिखना है। ये हो सकता है कि 600 शब्द आप 2 पेज में लिख दें, लेकिन यह वाजिब नहीं है, ये तार्किक नहीं है। मनोवैज्ञानिक रूप से अंक देते हुए परीक्षक को ये लगना चाहिए कि इसने पूरा लिखा है, यानी सही और संपूर्ण लिखा है। तो इसके लिए कम से कम 4 पेज आवश्यक है बिहार पीसीएस के लिए। तो आप कुल 24 पेज, 4 पेज एक क्वेश्चन लिखते हैं, 6 प्रश्न है, तो यानी 24 पेज आपको लिखना है। और कितने घंटे में लिखना है? 3 घंटे में लिखना है। और टोटल शब्दों की संख्या कितनी है? एक प्रश्न के लिए 600 शब्द, यानी 3 घंटे में आपको 3500-3600 शब्द लिखना है। एक प्रश्न 12वां जो प्रश्न होता है वो व्याख्या का होता है, जिसमें से 2 व्याख्या पूछी जाती है। और ये अंतिम प्रश्न है। एक व्याख्या 25 अंक की होती है, दूसरी व्याख्या 25 अंक की। और इस 25 अंक की व्याख्या में आपको 300 शब्दों में उत्तर लिखना है और इसको 15 मिनट में लिखना है। तो यदि कोई विद्यार्थी व्याख्या का प्रश्न करता है, यानी 12वां प्रश्न हल करता है, तब उसको 2 व्याख्या लिखनी है। और जो 2 व्याख्या है वह 300 शब्दों में एक, यानी आधे घंटे में 2 व्याख्या लिखनी है, यानी 600 शब्दों में। यानी जो प्रश्न लिखेंगे या व्याख्या लिखेंगे, शब्दों की लगभग संख्या वही है। यानी पूरा जो प्रश्न पत्र है 3 घंटे, 300 अंक आपको लाना है, 210 अंक से अधिक। 30 मिनट में एक प्रश्न, 50 अंक का एक प्रश्न, 600 शब्दों का एक प्रश्न, यानी 3 घंटे में 3600 शब्द लिखना है। आप ये भी ध्यान रखें कि इस 180 मिनट में 4 या 5 मिनट परीक्षा अवधि में इस तरह से बचाया जाए कि अंत में कोई हड़बड़ी न हो, कोई जल्दीबाजी न हो और आप अपनी कॉपी का निरीक्षण कर सकें। कई सारी गलतियां हो सकती हैं, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा, आपको कहीं अंडरलाइन करना है वो नहीं किया है, आपने हो सकता है कोई वर्तनी की गलती हो वो नहीं किया है। यानी आत्मसंतोष के लिए ये जरूरी है कि 2-3 मिनट लास्ट में बचाए जाएं और अपनी कॉपी का एक बार निरीक्षण जरूर किया जाए। तो ये तो कुछ सावधानियां हुई। और कितने शब्दों में लिखें, शब्दों का प्रबंधन कैसा हो और प्रश्नों का गणित क्या हो, इस पर हमने चर्चा की। खंड क का जो प्रश्न पत्र है वह 2 भागों में विभाजित होता है सामान्यतः। एक तो भाषा विज्ञान यानी भाषा खंड और दूसरा साहित्य का इतिहास। सामान्यतः यह पूछा जाता है कि इन 6 प्रश्नों में 3 प्रश्न भाषा खंड से होने चाहिए और 3 प्रश्न साहित्य के इतिहास से। ये हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि यही 3 प्रश्न 1, 2, 3 ये भाषा खंड से हो और 4, 5, 6 यह साहित्य का इतिहास से हो। बहुत ही आश्चर्यजनक और सरल यह है कि भाषा खंड से अधिकतम प्रश्नों की संख्या ही 10 या 11 बनती है, यानी मैक्सिमम प्रश्न। कह सकते हैं ये प्रश्न आपके लिए आउट है, यानी आपको संवाद से प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों का क्रम, प्रश्नों का पूरा डिटेल, ये जो 10-11 प्रश्न हैं ये आपको दिए जाएंगे और आपको आश्चर्य होगा कि यही जो 10-11 प्रश्न दिए गए हैं उसी में से ये 3 प्रश्न आए हैं। तो आप देखिए कि ऐसा कौन सा विषय होगा जिसमें पहले से प्रश्न ऑलरेडी वर्णित हैं, चिन्हित हैं, लिखित हैं और उसी में से हमारे 3 प्रश्न आ रहे हैं। यानी आपने 10 प्रश्न किए हैं और आपको 3 प्रश्न मिल गए। अब बताइए कि 10-11 प्रश्नों की तैयारी में कितना समय लगना चाहिए? मुश्किल से इसकी तैयारी में 15 या 20 दिन लगना चाहिए। यानी भाषा खंड की कोई तैयारी करता है, उसका प्रबंधन करता है, तो 10-11 प्रश्नों के प्रबंधन के लिए कितना समय लगना चाहिए? 15 से 20 दिन लगना चाहिए। और अगर साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं तो साहित्य के इतिहास में क्या है? साहित्य के इतिहास में आदिकाल से, यानी कविता का इतिहास अगर देखें
तो आदिकाल से यानी प्रथम काल खंड से लेकर के समकालीन कविता तक, आदिकाल से लेकर के समकालीन कविता तक सभी कालखंडों की प्रवृत्तियां जाननी। जैसे कोई कहे कि आदिकाल की विशेषता बताइए, भक्ति काल की प्रशस्तिगत विशेषता बताइए, भक्ति काल का योगदान बताइए, रीति काल की विशेषताएं बताइए, ठीक उसी तरह से भारतेंदु युग का प्रदेय बताइए। तो इस तरह से आदिकाल से लेकर के समकालीन कविता, छायावाद पर निबंध लिखिए, प्रगतिवाद की विशेषता बताइए, प्रयोगवाद की विशेषता बताइए। तो इस तरह से आदिकाल से समकालीन कविता तक केवल विशेषताओं और प्रवृत्तियों को जानना है और इससे संबंधित प्रश्नों को। इसी में साहित्य के इतिहास में ही गद्य का इतिहास होता है और गद्य के इतिहास में उपन्यास का उद्भव और विकास, नाटक तथा रंगमंच का उद्भव और विकास, आलोचना का उद्भव और विकास, निबंध का उद्भव और विकास। आलोचना में कुछ आलोचकों का योगदान, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का योगदान, हजारी प्रसाद द्विवेदी का योगदान, प्रगतिवादी आलोचना और डॉक्टर रामविलास शर्मा जी का योगदान। तो पहले से ही प्रश्न चिन्हित हैं, यानी अगर यहाँ से भाषा खंड से 10-11 प्रश्न और लगभग 15 प्रश्न साहित्य के इतिहास से होता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि हिंदी साहित्य का जो खंड क पेपर है, खंड क में भाषा खंड और साहित्य के इतिहास में कुल प्रश्नों की संख्या 25 है। मान लिया कि कोई विद्यार्थी इस पर कम ध्यान देता है, केवल वह भाषा खंड ही तैयार कर लेता है, तो 3 प्रश्न वहीं से मिल जाएंगे। तो 3 प्रश्न तो केवल भाषा खंड से मिल गए 10-11 प्रश्नों के प्रबंधन के साथ, और कितने दिनों में? 20 दिनों में। खंड क की तैयारी में आपको अधिकतम 1 माह का समय लगना चाहिए। 1 माह, 1 मंथ। 1 माह की तैयारी में खंड क में 3 प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रबंधन के साथ 70% अंक की पूरी विश्वसनीयता के साथ, उससे अधिक अंक की विश्वसनीयता के साथ आप तैयार कर सकते हैं। और इससे सरल और कुछ हो नहीं सकता। भाषा खंड अधिक अंकदायी है। आपके पास वैसे तो 6 प्रश्न हैं, लेकिन आप कहाँ से करें? अधिकतम प्रश्न किससे करें? भाषा विज्ञान से करें, और साहित्य के इतिहास से उस प्रश्नों को करें जिसमें उदाहरण देने की क्षमता, उदाहरण कॉपी में उदाहरण अच्छे से दिखाई देने चाहिए। जैसे आपसे कोई पूछता है कि छायावाद की विशेषता बताइए, अब उसमें 8-10 विशेषताएं हैं, 7-8 आपने उदाहरण दिया है, कॉपी में अच्छा लग रहा है, 600 शब्दों में लिखा है, 4 पेज में लिखा है, तो निश्चित रूप से यहाँ भी 70% अंक से अधिक मिल सकते हैं। इस तरह से खंड क में 1 माह का समय पूरी तरह से तैयारी में लगना चाहिए। अब संस्थान क्या करेगा, इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। खंड ख में देखते हैं। खंड ख 2 भागों में होता है। खंड ख का जो पहला भाग है उसमें 6 कवि आपके पाठ्यक्रम में हैं, 2 उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में है, 2 नाटक, 1 निबंध संग्रह, 1 कहानी संग्रह। अब आपसे कोई कह सकता है कि जो 6 कवि हैं उनका पाठ्यक्रम क्या बड़ा है? दूसरा प्रश्न यह कोई कर सकता है, क्या कविताएं याद रखनी पड़ती हैं, रटनी पड़ती हैं? तो मैं पहले स्पष्ट कर दूं कि आपको कुछ भी रटना नहीं है। कुछ उदाहरण के लिए आपको याद रखना है जो क्रमशः पढ़ते हुए स्वयं याद हो जाते हैं। क्योंकि हिंदी साहित्य आपकी मातृभाषा रही है, तो उसमें याद करने में कोई समस्या नहीं होती है। अब देखिए कि 6 कवि कौन हैं। सबसे पहले 6 कवियों में अगर हम देखें तो सबसे पहले कवि कबीर हैं। अब कबीर बचपन में आपने पढ़ा है, मुझे निश्चित रूप से यह महसूस हो रहा है कि ये 4वीं-5वीं क्लास से कबीर आपके कोर्स में रहते हैं। तो 4वीं-5वीं कोर्स से लेकर के 10वीं तक, कुछ लोग 12वीं तक, और उन्हीं कुछ पदों को और ज़्यादा, यानी वैसे तो कोर्स में 200 पद हैं, 200 पद हैं, और किसके द्वारा संकलित है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। डॉक्टर श्याम सुंदर दास। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संकलित और संपादित 200 पद कबीर आपके कोर्स में लगे हुए हैं। अब कबीर से कितने प्रश्न बनते हैं? कबीर से मूलतः 3 या 4 प्रश्न बनते हैं।
प्रश्न बनते हैं। तो 3 या 4 प्रश्नों को ही आपको तैयार रखना है, वही प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं। तो अब कौन से बनते हैं ये आपको बताया जाएगा कि 3-4 प्रश्न कौन से बनते हैं। भाषा विज्ञान में कौन से 10-11 प्रश्न बनते हैं, साहित्य के इतिहास में 10-15 प्रश्न कौन से बनते हैं मुख्य। अब कबीर के लिए 3-4 प्रश्नों को करने के लिए ये 200 पद पढ़ने की आवश्यकता नहीं। मान लिया कि कोई विद्यार्थी यानी 12वां व्याख्या प्रश्न नहीं करता तो उसको इन 200 पदों को पढ़ने की ही आवश्यकता नहीं है, लेकिन कंसेप्ट के लिए 200 पदों में से मुख्य 50 पद जो यहाँ से दिए जाएंगे वो आप पढ़ लें और उसका एक सरल अर्थ जान लें। रटना नहीं है, सरल अर्थ समझ लेते हैं तो कबीर से आपके सारे प्रश्न हो जाते हैं। तो प्रथम कवि हैं कबीर और दूसरे कवि हैं वो हैं सूरदास। सूरदास सूरदास भी आपके कोर्स में 5वें 6ठे क्लास से लगे हुए हैं। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो यहाँ से लेकर के, और अभी आपके कोर्स में यानी बिहार लोक सेवा आयोग के कोर्स में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित, और किताब का नाम है भ्रमर गीत सार। भ्रमर गीत सार का संपादन किसने किया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। और इसमें उद्धव गोपी संवाद, दो व्यक्तियों के बीच, यानी एक तरफ गोपियां हैं और एक तरफ उद्धव जी हैं, दोनों के बीच में डायलॉग है, संवाद है। उस बातचीत का 200 पद आपके कोर्स में है। अब यहाँ भी मैं कहूँगा कि 200 पद निश्चित रूप से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप शोध करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से पढ़ें, लेकिन यदि आप केवल आपका उद्देश्य यह है कि आप बिहार पीसीएस के माध्यम से एसडीएम बने, आप डिप्टी कलेक्टर बने, आप डीएसपी बने, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है 200 पद। जो मुख्य यहाँ से जो 50 पद इंगित किए जाएंगे, आपको बताए जाएंगे और उसके नोट्स भी दिए जाएंगे, केवल उनका सरल अर्थ आप जान लीजिए। रटना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उदाहरण के लिए 2-2 लाइन लिखना होता है, पूरे पद लिखने की जरूरत नहीं है। और खासियत यह है, सूरदास इतने सरल हैं कि यहाँ से मात्र 3 प्रश्न बनते हैं। आप अपना क्वेश्चन बैंक देखिए, सिविल सेवा का क्वेश्चन बैंक देखिए, यूपी का कहीं का भी क्वेश्चन बैंक देखिए, तो आपको 3-4 तरह के प्रश्न मिलते हैं, मुख्य प्रश्न। हाँ, इसका कंसेप्ट जरूरी है, यानी जिस विद्यार्थी को कंसेप्ट का पता है, अपनी समझ और अपनी लेखनी पर अपना आत्मविश्वास है, तो उसको 3 से ज्यादा प्रश्न नहीं मिलते, अधिकतम 4 मिल सकते हैं। तो यहाँ भी आप 50 पद जो यहाँ से दिए जाएंगे, जो मुख्य होंगे, केवल उसकी रीडिंग लगा लीजिए। बिहार पीसीएस में जो तीसरे कवि हैं उनका नाम है तुलसीदास। राम भक्ति धारा के कवि, और इनका समय है 1532 से 1623 ये समय। और इनकी 2 रचनाएं आपके कोर्स में है, एक तो रामचरितमानस, और रामचरितमानस का दूसरा कांड अयोध्या कांड, और कवितावली का उत्तर कांड यानी अंतिम कांड। यानी तुलसीदास में 2 याद कर लीजिए, रामचरितमानस का अयोध्या कांड और कवितावली का उत्तर कांड। अयोध्या कांड रामचरितमानस का हृदय स्थल है, हर्ट है। और अयोध्या कांड से एक प्रश्न जो बार बार पूछा जाता है, और वह है कि चित्रकूट सभा का महत्व बताइए, या जो अयोध्या कांड में जो वर्णित है पारिवारिक सामाजिक आदर्श, जो राजनीतिक चिंतन दिखाई देता है, उसके बारे में बताइए। और कवितावली से भी एक ही प्रश्न पूछा जाता है, वह है कवितावली के उत्तरकांड से कि कलयुग की अवधारणा बताइए, उस समय के सामाजिक सांस्कृतिक विसंगतियों को बताइए, धार्मिक विसंगतियों को बताइए, और तुलसीदास की भक्ति योजना पर प्रकाश डालिए। तो इस तरह से कवितावली से एक प्रश्न, अयोध्या कांड से एक प्रश्न, और एक प्रश्न तुलसीदास की भक्ति से, समन्वयवाद से। तो इस तरह से यहाँ भी 2 या 3 प्रश्न बनते हैं। आपने देखा कि 6 कवियों में 3 कवि कौन कौन है? कबीर, सूरदास और तुलसीदास। राजनीतिक आंखों से देखेंगे तो कबीर सिकंदर लोदी के समय, और इनका समय है 1398 से 1518, और सूरदास और तुलसीदास अकबर के समय है। यानी अकबर के समय ये भक्ति आंदोलन का अपना प्रखर दौर है, और एक कृष्ण मार्गी कवि सूरदास और दूसरी राम भक्ति धारा के प्रतिनिधि संत तुलसीदास। तो ये 3 कवियों को बगैर पदों के
पूरा अयोध्या-कांड पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहाँ भी कुछ इम्पोर्टेंट बताया जाएगा। पूरे उत्तरकांड पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहाँ भी कुछ मुख्य हिस्से बताए जाएंगे। यानी इन सभी में कुछ रटना नहीं है और मुख्य हिस्से को एक बार पढ़ लेना है और बाकी आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, इनसे संबंधित जो प्रश्न हैं, जो सब में लगभग 3 या 4 प्रश्न बनते हैं, उसकी तैयारी। इसके अलावा 3 कवि आधुनिक हैं और उन आधुनिक कवियों में सबसे पहले प्रसाद, पूरा नाम है जयशंकर प्रसाद, और आप जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद का समय है 1890 से 1937। बनारस के रहने वाले और इनकी रचना कामायनी 1935-36 की रचना है। कामायनी 15 सर्गों में है और इसमें 15 सर्गों को नहीं पढ़ना है, 4 सर्ग आपके कोर्स में है और वो 4 सर्ग हैं चिंता सर्ग, श्रद्धा सर्ग, लज्जा सर्ग और ईड़ा सर्ग। तो ये 4 सर्ग पढ़ने हैं। यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट हिस्से को ही अंडरलाइन करके दे दिया जाएगा जिसको आपको पढ़ना है। यानी कामायनी की पूरी कथा तो जाननी ही है, विकास की यात्रा कैसे हुई और कैसे एक आदिम मानव आधुनिक मानव बनता है, उस विकास यात्रा को जानना है, समझना है। और साथ साथ जो 4 सर्ग हैं, इस 4 सर्गों का मुख्य हिस्सा पढ़ लेना है। वो मुख्य हिस्सा कौन सा होगा, इंपॉर्टेंट क्या होगा, वो यहाँ से दिया जाएगा। दूसरे जो आधुनिक कवि हैं उनका नाम निराला है। पूरा नाम इनका क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आप महिषादल के रहने वाले हैं और इलाहाबाद में इनका जीवन बीता। 1896 से लेकर के 1961 तक, यानी परतंत्र भारत और स्वतंत्र भारत दोनों देखा है निराला ने। निराला की रचना राम की शक्ति पूजा आपके कोर्स में है। ये राम तुलसी के राम से अलग है। तुलसी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम अवतारी राम है, जबकि निराला के राम आधुनिक राम, तार्किक राम और गांधी के रूप में है। तथा निराला के राम आज़ादी के आंदोलन में किस तरह से प्रतिबद्ध हैं और किस तरह से संशय में हैं और किस तरह से शक्ति संधान करते हैं, इस पर चर्चा की गई है। तो राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा का अर्थ के साथ यानी व्याख्या के साथ यहाँ से दिया जाएगा, जिसको आपको एक बार रीडिंग लगाना है। वैसे राम की शक्ति पूजा का काव्य पाठ भी दिया जाएगा जो आपके लिए उपयोगी होगा। निराला की दूसरी रचना है सरोज स्मृति। सरोज निराला की पुत्री का नाम है। एक ईमानदार पिता किस तरह से विवश और लाचार दिखाई देता है। सरोज का निधन हो चुका है। निधन हुआ है तो सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक विसंगतियों के कारण हुआ है और इस पर हिंदी साहित्य में एक अद्वितीय रचना है सरोज स्मृति, जो 1935 में रचित है। राम की शक्ति पूजा 1936 में रचित है। सरोज स्मृति यानी अनंत दुख, और दुख भी शक्ति देता है, दुखों में भी शक्ति का संचरण होता है। तो इसको ध्यान में रखती हुई सरोज स्मृति रचना आपको पढ़नी है और दूसरा पढ़ना है राम की शक्ति पूजा, यानी निराला की 2 रचनाएं और पूरी संपूर्णता से इसको पढ़ना है। इसके बाद तीसरे जो आधुनिक कवि हैं वो है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का जीवन 1917 से 64 इनका जीवन काल है। इनके काव्य संकलन का नाम है चांद का मुंह टेढ़ा है, जिसमें कई कविताएं संकलित हैं, जैसे सिविल सेवा के कोर्स में ब्रह्म राक्षस लगी हुई है और बिहार लोक सेवा आयोग के कोर्स में अंधेरे में। आप जानते हैं कि अंधेरे में पहले यानी 1990 के दशक में 2000 तक अंधेरे में रचना ही सिविल सेवा के कोर्स में थी। 2000 में पाठ्यक्रम बदला और सिविल सेवा के कोर्स में अंधेरे में को हटा करके ब्रह्म राक्षस लगाया गया। बिहार पीसीएस ने अपना कोर्स नहीं बदला है, वही संक्षिप्त पाठ्यक्रम, वही छोटा सा पाठ्यक्रम, लघु पाठ्यक्रम आपके कोर्स में है। तो यहाँ पर रचना अंधेरे में है। ये स्वतंत्र भारत का अंधेरा है, 1964 में प्रकाशित हुई रचना। 1964 में स्वतंत्र भारत का अंधेरा है और इस स्वतंत्र भारत के अंधेरे में मध्य वर्ग कितना उत्तरदायी है, कैसे उत्तरदायी है और किस तरह पूंजीवादी समाज
किस तरह से राजनीतिज्ञ, किस तरह से पत्रकारिता, किस तरह से प्रशासन, ये सबका जो गठजोड़ है, इस गठजोड़ को, अनैतिक गठजोड़ को कैसे हमको दूर करना है और व्यक्ति के खतरे उठाना है, यानी मध्य वर्ग को जागृत करती हुई, मध्य वर्ग को दायित्व बोध सिखाती हुई ये रचना फैंटेसी शिल्प में। तो यहाँ से भी दो प्रश्न बनते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 6 कवियों को पढ़ना नितांत आवश्यक है, लेकिन आधुनिक कवियों पर थोड़ा विशेष ध्यान देना उनकी कविताओं के साथ, और मध्यकालीन जो 3 कवि हैं, कबीर, सूर और तुलसी, उनके कुछ निश्चित पदों को, यानी उनके कुछ निश्चित कविताओं को ही पढ़ना है जो यहाँ से दिए जाएंगे। संपूर्ण कविताओं को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बीपीएससी का जो हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम है, उसमें गद्य खंड में आप जानते हैं कि 2 उपन्यास कौन कौन है, एक तो गोदान और दूसरा शेखर एक जीवनी। गोदान 1936 की रचना, कथा सम्राट प्रेमचंद की रचना। कथा सम्राट प्रेमचंद की 2 रचनाएं आपके कोर्स में है, एक गोदान और दूसरा मानसरोवर भाग 1, जो उनकी कहानियों का संकलन है। यानी एक उपन्यास जो अंतिम उपन्यास है, प्रेमचंद का समय, प्रेमचंद का यह अंतिम उपन्यास है गोदान। इसके बाद प्रेमचंद का निधन हो जाता है, मंगलसूत्र अधूरा ही था, इसके बाद प्रेमचंद का निधन होता है। तो गोदान कथा सम्राट प्रेमचंद की रचनात्मक यात्रा का अंतिम निष्कर्ष है और एक बेहतर उपन्यास, यानी भारतीय समाज को, भारतीय ग्रामीण यथार्थ को समझने का इससे बेहतर कोई दूसरा उपन्यास नहीं है। यानी भारतीय संस्कृति को, हिंदुस्तानी संस्कृति को समझने के लिए प्रेमचंद से बड़ा परिदर्शक अभी तक हिंदी साहित्य की दुनिया में नहीं है। तो प्रेमचंद के इस उपन्यास को हम लोग देखें, कैसे पढ़ेंगे इस पर बाद में विचार करेंगे। यानी गोदान जानना है और एक मानसरोवर भाग 1 कहानियों का संकलन। जो विद्यार्थी बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, अभी ही शुरुआत कर रहे हैं, और जिन्होंने अभी पाठ्यक्रम नहीं देखा है, वो मानसरोवर की कहानियों से शुरू कर सकते हैं या गोदान से प्रारंभ कर सकते हैं। 2 नाटक आपके कोर्स में है, एक नाटक अंधेर नगरी और दूसरा नाटक चंद्रगुप्त। अंधेर नगरी नाटक 19वीं सदी का नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु भारत के इंदु हैं, भारत के श्रेष्ठ हैं, जिन्हें नवजागरण के चिंतकों ने बहुत आदर के साथ भारतेंदु उपाधि दिया था। तो अंधेर नगरी चौपट राजा, अंग्रेजी साम्राज्यवाद और किस तरह से मध्य वर्ग उदासीन है, मध्य वर्ग किस तरह से लोभ और लाभ में लगा हुआ है। तो वहाँ एक महंत है और उनके 2 चेले हैं, और किस तरह अंधेरी सत्ता का नाश होता है, क्या करते हैं, क्या चेतावनी देते हैं। बहुत ही सरल नाटक, सदाबहार नाटक, और अब तक मंचित होने वाले नाटकों में, यानी नाटक का उद्भव और विकास, नाटक का उद्भव और विकास 1868 से प्रारंभ होता है। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र ही नाटक के जन्मदाता हैं, रंगमंच के जन्मदाता हैं, और इन्होंने 17 नाटक लिखे हैं। उन्हीं में से सर्वाधिक चर्चित नाटक अंधेर नगरी अपनी रंगमंचीयता के लिए आज भी प्रासंगिक है। मात्र 2 घंटे में आप पढ़ लेंगे, इससे सरल नाटक कुछ हो नहीं सकता। और सरल प्रश्न, पहले से निर्धारित प्रश्न, पहले से आउट प्रश्न रहते हैं, तो इन सब का मॉडल उत्तर आपको मिलेगा ही। तो इसको पढ़ना है। यहाँ से मात्र 3 प्रश्न बनते हैं। दूसरा नाटक है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त नाटक 1930-31 का नाटक है, और यह नाटक जयशंकर प्रसाद, जिनके बचपन का नाम कलाधर है, कलाधर नाम से वो ब्रजभाषा में लिखते थे, और उससे और बचपन का नाम झारखंडी है। तो जयशंकर प्रसाद का प्रतिनिधि नाटक, जयशंकर प्रसाद का एक नाटक स्कंदगुप्त है जो सिविल सेवा में लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर चंद्रगुप्त, और आपको आश्चर्य होगा कि 90 के दशक में सिविल सेवा में चंद्रगुप्त ही पढ़ना था। 2000 में पाठ्यक्रम बदला और चंद्रगुप्त की जगह पर स्कंदगुप्त लगाया गया, लेकिन बिहार पीसीएस ने अपना पाठ्यक्रम नहीं बदला, वहाँ चंद्रगुप्त ही लगा हुआ है। तो चंद्रगुप्त नाटक, यहाँ भी 2 या 3 प्रश्न बनते हैं। एक बार निश्चित रूप से पढ़ना है, इससे आपकी भाषा अच्छी होती है, इससे आपकी समझ भी अच्छी होती है, और आप इससे उदाहरण भी दे सकते हैं। एक उपन्यास है शेखर एक जीवनी, जो किनके द्वारा रचित है, ये है अज्ञे, पूरा नाम है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जो 40 के दशक में लिखी गई है, 40 और 50 के बीच में।
तो शेखर एक जीवनी दोनों भाग है। अगर अच्छी समझ बनाए रखना चाहते हैं तो दोनों पार्ट पढ़ना है। एक निबंध संग्रह कोर्स में है जो चिंतामणि है, चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 1, इसके 10 निबंध हैं। तो अब देखते हैं कि एक बेहतर प्रबंधन के साथ जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। खंड क में तो आपने जाना कि भाषा खंड से अधिक प्रश्न करने हैं, यानी 3 प्रश्न करने हैं, और निश्चित रूप से 3 ही प्रश्न करने हैं। इससे साहित्य के इतिहास को आप इमरजेंसी के लिए एक प्रश्न यहाँ से रख लीजिए। तो 1 महीने की तैयारी में खंड क का प्रबंधन हो जाता है। खंड ख के प्रबंधन के लिए कम से कम 2 माह चाहिए। हमने प्रारंभ में कहा था कि हिंदी साहित्य की तैयारी के लिए 3 माह लगते हैं, 1 माह यहाँ खंड ख के लिए और खंड ख के लिए 2 माह। थोड़ी और शिथिलता से तैयारी करना चाहते हैं तो अधिकतम 4 माह लगना चाहिए। और पहले से प्रश्न भी आउट हैं, तो आप 6 कवियों को कुछ पदों, निश्चित पदों के साथ पढ़ना है। गोदान को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना है। चिंतामणि को आप छोड़ सकते हैं, चिंतामणि कोई 10 निबंध है और इसको आप छोड़ सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं, चयनित हो सकते हैं। शेखर एक जीवनी को भी छोड़ सकते हैं, तो आपने शेखर एक जीवनी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया, चिंतामणि को छोड़ दिया। कहानी संग्रह में भी कुछ कहानियों को आपको पढ़ना है। वैसे तो पूरी किताब पढ़नी है, लेकिन अगर उसमें से कुछ निश्चित कहानियां जो यहाँ से बताई जाएंगी वो पढ़ लेंगे तो उससे आपका काम चल जाता है, यानी प्रश्न भी बन जाएंगे और व्याख्या के प्रसंग भी हो जाएंगे। नाटक दोनों पढ़ना है। तो आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है अच्छे प्रबंधन के लिए, वैसे तो कोर्स में है तो पढ़ना ही है। शेखर एक जीवनी को आप छोड़ सकते हैं, चिंतामणि के सभी निबंधों को छोड़ सकते हैं, लेकिन क्या नहीं छोड़ना है, गोदान नहीं छोड़ना है। 6 कवियों को पूरा पढ़ लेना है जो यहाँ से बताए जाएंगे उन कुछ निश्चित पदों के साथ, और 2 नाटक पढ़ना है, और उपन्यास तो है ही, और कहानी में कम से कम 1/4 कहानियां जो यहाँ से बताई जाएंगी। तो इस तरह से 2 माह का प्रबंधन खंड ख के लिए। यहाँ से भी 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब विगत 15 वर्षों के अध्यापन के बाद जो मेरा अनुभव है, आप जानते हैं कि संवाद संस्थान 2005 से है, और आज लगातार अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में जो अनुभव रहा है उसमें मैं यह कह सकता हूं कि अधिक अंक के लिए कविता का चयन करें खंड ख में, यानी कविता वाले प्रश्नों में चूंकि उदाहरण कॉपी में दिखाई देते हैं तो वहां पर, और कविता आसान भी होती है गद्य से, तो कविता के खंड से ज्यादा प्रश्न करें। मान लिया कि आपने कविता के ही खंड से 3 प्रश्न कर लिए तो अच्छी बात है। अगर वहां से 3 प्रश्न नहीं मिलते तो फिर आप किसका चयन करें, नाटक का। नाटक के प्रश्न अंकदायी। अंधेर नगरी से क्या पूछा जाएगा पहले से आपको पता है, अंधेर नगरी का उदाहरण भी आपको याद हो जाता है। तो कविता के बाद किसको प्राथमिकता दें, नाटक। नाटक 2 हैं आपके कोर्स में, चंद्रगुप्त और अंधेर नगरी। अगर यहां भी कोई आपके लिए परेशानी आ रही है तो फिर आप कहानी को प्रश्रय दें, इसके बाद उपन्यास को, और फिर इसके बाद निबंध। तो इस आधार पर अगर आप देखेंगे, कविता सबसे पहले, नाटक उसके बाद, फिर उसके बाद कहानी, फिर उपन्यास, और सबसे कम यानी कोई विकल्प जब न बचा हो तब आदमी निबंधों से प्रश्न लिखे, प्रश्नोत्तर लिखे। लेकिन उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं होगी। निबंध आपको, मैं कह रहा हूं कि निबंध आप नहीं भी पढ़ेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। इन 6 प्रश्नों में तो कोई 3 लिखना है। यहाँ पर 6 प्रश्नों में कोई 3 लिखना है, तो यहाँ हम कोई जब 3 लिखना हो तो हम भाषा विज्ञान से क्यों नहीं 3 लिखें, यहाँ कोई 3 लिखना हो तो हम कविता से क्यों नहीं लिखें, फिर उसके बाद नाटक से क्यों नहीं लिखें। बस पर्याप्त है, कहानी कर लीजिए, हो गया। इमरजेंसी के लिए गोदान। तो बस इससे ज्यादा अब तैयारी की आवश्यकता नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि कुल 3 माह में आप एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं, और थोड़ी शिथिलता से भी करेंगे तो 4 माह का प्रबंधन जरूरी है। और इस 4 माह के प्रबंधन में, यानी जो हिंदी साहित्य रखते हैं वो यूपी के लिए, झारखंड के लिए, बंगाल पीसीएस के लिए, हरियाणा पीसीएस के लिए, सिविल सेवा के लिए
भी ये पाठ्यक्रम उपयोगी है। यह सही है कि कुछ पाठ्यक्रम में अंतर है, लेकिन कमोबेश जिसने ये पूरे 6 कवि, 2 उपन्यास, 2 नाटक, 1 कहानी संग्रह और कविता का इतिहास, गद्य का इतिहास और भाषा खंड को पढ़ लिया है, तो सिविल सेवा के क्षेत्र में भी लगभग उसने 70-80% तैयारी कर ली। तो ये 3 माह की तैयारी। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर इसको पढ़ें कैसे। किसी भी विद्यार्थी को पढ़ने के लिए सबसे पहले अध्ययन का तरीका, सबसे पहले 10 से 15 वर्ष के प्रश्नों को देखें। अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं और गंभीरता के साथ अच्छे अंकों के लिए कम समय में प्रबंधित करना चाहते हैं, तो आपका ध्यान सबसे पहले किस पर होना चाहिए? 10 से 15 वर्ष के प्रश्नों पर। जैसे मान लिया कि कोई कबीर को तैयार करना चाहता है, तो कबीर पर 15 वर्षों के प्रश्न को आप देखिए। और ये प्रश्न किसका? अगर आप बिहार दे रहे हैं तब भी आप यूपीएससी के प्रश्न को, ऐसी गलती नहीं करना है कि जो बिहार दे रहे हैं तो जी हम बिहार के ही प्रश्नों को देखेंगे। निश्चित रूप से ये गलती होगी, क्योंकि प्रश्न की प्रकृति को समझना आवश्यक है। और यूपी के प्रश्नों को, जेपीएससी के प्रश्नों को, अलग अलग जो क्वेश्चन बैंक दिए गए हैं, आपको यहाँ से दिया जाता है। क्वेश्चन बैंक जो दिया जाता है वो टॉपिक आधारित भी होता है और ईयर वाइज, वर्ष के आधार पर भी होता है। तो आप जाइए कबीर, एक जगह दिया हुआ है क्वेश्चन कि 2018 से लेकर के अब तक के जो सारे सवाल हैं, अर्थात 2019 से लेकर के आज तक के जो सवाल हैं, उन सभी प्रश्नों को एक बार देखना है। प्रश्न पत्र सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। तो प्रश्न आपको संकेत देता है कि हम कैसे तैयारी करें। फिर दूसरा, आप मूल पाठ पर जाएं। जैसे मान लिया कि कोई चंद्रगुप्त पढ़ना चाहता है, चंद्रगुप्त नाटक हमको पढ़ना है, अंधेर नगरी नाटक पढ़ना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 10-15 साल के प्रश्नों को देखेंगे। फिर चंद्रगुप्त नाटक को कम से कम 10 पेज पढ़ेंगे। अब 10 पेज पढ़ने के बाद फिर क्या करेंगे? दोबारा फिर प्रश्नों को पढ़ेंगे, यानी तीसरा स्टेज है फिर प्रश्न पढ़ना। फिर चौथा स्टेज है फिर चंद्रगुप्त यानी मूल पाठ को पढ़िए। और अभी तक आपने आधा पढ़ लिया है, पांचवा पुनः प्रश्न को देखिए और छठे में अब पूरा चंद्रगुप्त पढ़ जाइए। और फिर 7वां स्टेज है पुनः प्रश्न देखिए। तो इस तरह से हम कहेंगे कि प्रश्न देखिए, पाठ पढ़िए, पुनः प्रश्न देखिए, पुनः पाठ को पढ़िए, यानी क्रम से, यानी एक पूरा पाठ पढ़ने में कम से कम 4 बार प्रश्नों को देख जाना। और जब आप प्रश्नों को देखेंगे तो बहुत ही सावधानी के साथ आपको ये संकेत मिल जाएगा कि व्याख्या का प्रसंग कहाँ से है, जिसको आपने अंडरलाइन किया है, और प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। जैसे अगर कोई कहे कि चंद्रगुप्त नाटक का उद्देश्य बताइए, तो आपको कहीं कहीं जयशंकर प्रसाद के उद्देश्य नजर आएंगे। चंद्रगुप्त नाटक में अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों है। तो आपको पढ़ते हुए समझ में आएगा कि हमको क्या क्या अंडरलाइन करना है, क्या क्या नोट करना है। ये एक अच्छी पढ़ाई हुई। कुछ विद्यार्थी पहले पाठ को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद प्रश्न देखते हैं, तो इससे दोबारा पुनः आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रश्न के साथ पाठ को पढ़ेंगे तो दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये है पढ़ने का तरीका। एक प्रश्न ये उठता है कि क्या चार्ट और ग्राफ बनाना चाहिए? मैंने कहा था कि चार्ट ग्राफ बनाने से अंक अधिक मिलते हैं, कॉपी स्पष्ट होती है, दिखाई देती है, परीक्षक को अच्छी लगती है, सुंदर हैंडराइटिंग की आवश्यकता है, वर्तनी की अच्छी आवश्यकता है, यानी वर्तनी की गलती न हो, 4 पेज में लिखा हुआ उत्तर हो, लगभग 600 शब्दों में, आपको काउंट नहीं करना है, लेकिन ये औसत हो कि 4 पेज में लिखा हुआ और लगभग 600 शब्द और 30 मिनट, यानी अगर आपको लगता है 40 मिनट तो आप रोकिए उसको। अगर किसी प्रश्न में आपने 40 मिनट लगा दिया है, हो सकता है कि पहला प्रश्न 35 मिनट चला जाए, लेकिन अगले प्रश्न में उसको मेंटेन करना है, यानी 30 मिनट में ही आपको प्रश्न उत्तर लिखना है और सभी प्रश्नों का बैलेंस्ड उत्तर लिखना है, जिससे कि 70% से अधिक अंक प्राप्त हो सके। एक प्रश्न उठता है कि पुस्तक कौन सी पढ़नी है? निश्चित रूप से इन पुस्तकों की समीक्षा आपको नहीं पढ़नी है। जैसे कोई विद्यार्थी गोदान पर 3-4 समीक्षा की किताब पढ़ लेता, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है।
समीक्षा पढ़ना हम लोगों का काम है। हम लोग आपके लिए 10 किताब पढ़ते हैं और फिर उन 10 किताबों का सार लेकर के परीक्षा के अनुरूप उसका नोट्स बनाते हैं और नोट्स बना करके आपको दिया जाता है। आप जानते हैं कि संवाद आईएएस का जो नोट्स है वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है। इससे आपको सुविधा मिलती है, यानी पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है फिर उसका उत्तर दिया हुआ है। तो इस तरह से अलग से कोई नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल मूल पाठ प्रश्नों को दोहराते हुए पढ़ना है। एक प्रश्न टेस्ट सीरीज का भी है। जो अच्छे विद्यार्थी हैं यानी जो अच्छे अंक लाना चाहते हैं उनको टेस्ट सीरीज देना चाहिए और देना ही चाहिए, क्योंकि जब तक आप टेस्ट लिखते नहीं हैं तब तक स्वयं के प्रबंधन का कोई आकलन नहीं होता। यानी लिखते हुए हम कई असावधानी करते हैं, कई जगह क्रमबद्धता का ख्याल नहीं रखते और कई जगह वो पूर्ण उत्तर नहीं होता। तो अगर हम अपने में कह सकते हैं कि अपनी समस्याओं को जानना चाहते हैं, अपने अंदर की कमियों को जानना चाहते हैं, तो प्रैक्टिस की आवश्यकता है। आप जानते हैं क्रिकेटर भी प्रैक्टिस करते हैं, पसीना बहाते हैं। तो आप भी क्या करें, आप भी टेस्ट दें और टेस्ट वही जांच कराएं जो व्यक्ति स्वयं पढ़ाता हो। ऐसा नहीं कि वैसे व्यक्ति से अपनी कॉपी जांच कराएं, यानी वैसे व्यक्ति से अपना मेडिकल रिपोर्ट जांच कराएं जो स्वयं अनभिज्ञ हो, यानी जो डॉक्टर ऑपरेशन करता हो उसी से अपना रिपोर्ट चेक कराएं, वरना कहीं गलती हो सकती है। यानी आपको अपने आकलन के लिए जिस व्यक्ति से, यानी जो व्यक्ति आपके लिए अध्यापन करता है, आप चाहें और उनको कहें कि वही टेस्ट की जांच करें। ऑनलाइन कोर्स में बिहार पीसीएस और वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य के लिए और साथ साथ जनरल स्टडीज के लिए, सामान्य अध्ययन के लिए संवाद आईएएस की तरफ से ऑनलाइन कोर्स जो हिंदी साहित्य का है उसमें 70 प्लस वीडियो हैं जो संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित है। यानी हम लोगों ने क्लास में रिकॉर्ड करके, जीवंत क्लास को ही रिकॉर्ड करके 70 प्लस वीडियो बनाए हैं और वो वीडियो आप उसको देख सकते हैं। उसके कुछ उदाहरण YouTube पर दिए गए हैं। तो ये संपूर्ण पाठ्यक्रम का है। संपूर्ण पाठ्यक्रम का मतलब भाषा विज्ञान, साहित्य का इतिहास, 6 कवि, 2 नाटक, 2 उपन्यास, कहानी और निबंध। तो ये पूरा पाठ्यक्रम है 70 प्लस वीडियो में। इसके साथ साथ 8 बुकलेट दिए जाते हैं नोट्स पे, जिसमें से पहला जो बुकलेट है वो क्वेश्चन बैंक है और फिर उसके बाद जो 7 बुकलेट है उसमें क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नोट्स दिए गए हैं। और जो 8वां बुकलेट होगा वो संभावित, जैसे मान लिया कि कोई व्यक्ति आगे एग्जाम देना है उसको, तो संभावित प्रश्न भी होते हैं और संभावित प्रश्न के साथ क्या होते हैं, उसके मॉडल उत्तर भी होते हैं, आदर्श उत्तर भी होते हैं। तो इस तरह से हम लोग 8 बुकलेट देते हैं जो पर्याप्त है। इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा केवल मूल पाठ पढ़ना है, यानी वीडियो, नोट्स और तीसरा टेस्ट सीरीज की व्यवस्था। जो व्यक्ति बाहर हैं उनके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की व्यवस्था है। आप टेस्ट लिख करके भेज सकते हैं, ये ईमेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकते हैं। फिर यहाँ से कॉपी चेक हो करके, और निश्चित रूप से कॉपी मेरे द्वारा ही चेक किया जाएगा, चेक करके आपको भेज दिया जाता है। यदि कोई समस्या रह गई तो आप पुनः हमसे फ़ोन पर, व्हाट्सएप पर या ईमेल के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपकी कॉपी कोई और चेक करे या समस्या होने पर हमारी तरफ से कोई मदद ना हो। यदि आप संवाद के विद्यार्थी हैं तब भी, और संवाद के विद्यार्थी नहीं हैं तभी भी, किसी भी स्थिति में कोई भी विद्यार्थी, कई विद्यार्थी तो एग्ज़ाम हॉल में जाते हुए 10 बजे से परीक्षा है और आपने 8 बजे फ़ोन किया कि सर ये समझ में नहीं आता, तब भी हम लोग उसकी मदद करते हैं। यानी आपके प्रत्येक स्टेप में संवाद आईएएस आपकी मदद है तो प्रतिबद्ध है। तो टेस्ट सीरीज से, ऑनलाइन के कोर्स से या केवल नोट्स से, किसी भी स्थिति में आप मदद ले सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि हिंदी साहित्य सहज रूप से स्वीकार्य विषय है, अंकदायी विषय है और विश्वसनीय है। आपने बचपन से सुना समझा है, अधिकारी होने पर भी इसकी मदद आपको पड़ती रहेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह बिहार के लिए ही उपयोगी नहीं है, बल्कि आप बंगाल पीसीएस देते हैं, हरियाणा देते हैं, आप झारखंड का जो हिंदी का पेपर है वहाँ पर, यूपी लोक सेवा आयोग देते हैं या सिविल सेवा देते हैं। हर स्थिति में हिंदी साहित्य का कोर्स
अधिकांशतः मिलता जुलता है और इसमें संक्षिप्त पाठ्यक्रम है और एक बेहतर अंक ला सकते हैं। यानी हिंदी साहित्य में न्यूनतम 70% अंक के लिए आप हिंदी साहित्य का चयन कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सभी को अशेष शुभकामना सफलता की।